गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज जो हमारे इंडियन पार्टनरशिप का जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कहीं ना कहीं हर बारी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इस टॉपिक पे क्वेश्चन आने के एग्ज़ाम में। द टॉपिक विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज विद रिस्पेक्ट टू द माइनर, दैट इज सेक्शन 30। What is the position of minor? What is the position of minor in partnership? Can minor be a partner in the partnership firm? Can minor be a partner in the partnership firm? What is the liability of minor? What is the liability of minor? Is holding out applicable upon minor? इस तरह के सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। क्लियर है? ये जो लास्ट क्वेश्चन है होल्डिंग आउट वाला, ये कहीं ना कहीं हम कर चुके हैं। दैट इज विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 28। इसके साथ हमने कंपेयर करता है सेक्शन 30 क्लॉज 9। सो ये चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज जो हम सारे के सारे माइनर की पोजीशन देख रहे हैं इन द पार्टनरशिप फर्म, वो हम सारा के सारे चीज़ें डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स वी विल डिस्कस कंप्लीट सेक्शन 30। क्लियर है? पहले ये क्वेश्चंस को लिख लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे करके हम माइनर की पोजीशन देखते हैं क्या चीज़ है, क्या वो पार्टनर हो सकता है, क्या उसकी लायबिलिटी है, अगर है तो कितनी है, ये सारी की सारी चीज़ें। प्लीज़ फटाफट से ये क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। फटाफट से प्लीज़। बहुत ही आसान है, और याद रख लेना, अगर मैं माइनर के पोजीशन की बात करता हूँ इन अ पार्टनरशिप फर्म, हमको पता है कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो सेक्शन 247 एंड 248 था उसमें माइनर के प्रोविजंस थे, बट ये जो प्रोविजंस थे ये इनकम्प्लीट थे। ये जो प्रोविजंस थे ये बहुत इनकम्प्लीट थे। दैट इज़ वाई हमने माइनर के लिए भी, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में करा था कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेपरेट एक्ट, व्हाई वी हैव टेकन आउट इट फ्रॉम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड मेकिंग अ सेपरेट लॉ। वन ऑफ द रीजन इज व्हाट, उधर जो माइनर के प्रोविजंस थे दैट इज लूजली वर्डेड और इनकम्प्लीट। सो हमने क्या बनाया, जब हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बनाया, उसमें हमने सेक्शन 30 में माइनर के सारे प्रोविजंस दोबारा से डाले। नाउ द लॉ इज कंप्लीट एंड क्लियर। ये आपने नोट कर लिया? चले आगे। नाउ इस चीज़ को ध्यान से देखना प्लीज़, एक एक चीज़ समझेंगे और बड़ी बेसिक से समझेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, बिकॉज लॉ बहुत ही ज़्यादा क्लियर है और कहीं ना कहीं सारी चीज़ें बेरेक में ही मिल जाएंगी आपको। सिर्फ और सिर्फ बस थोड़ी सी समझने की बात है। ध्यान दीजिएगा प्लीज़। जब माइनर की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो माइनर को किस में इंक्लूड करना है, हमने पार्टनरशिप में इंक्लूड करना है। बड़े बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप क्या रिलेशन से बनती है कि पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट से बनती है? पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट से बनती है। Here agreement means a contract.
एग्रीमेंट जो वर्ड लिखा हुआ है वो कहाँ पे लिखा हुआ है? सेक्शन 4 में लिखा हुआ है एग्रीड। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड लिखा हुआ है दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 5। अगर हम इन दोनों सेक्शंस को पढ़ें तो हमें ये पता चलता है कि जो पार्टनरशिप है दैट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, दैट मीन्स देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप कैन नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 4 and 5, देन ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए? ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वैलिड। वी आर टॉकिंग अबाउट वैलिड। अगर मैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के इंग्रेडिएंट्स देखूं तो वो कहाँ पे दी हुई हैं? सेक्शन 10 में दी हुई हैं। सेक्शन 10 किसका? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एंड वन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्शन 10 along with section 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या लिखा हुआ है? जो पर्सन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने वाला वो क्या होना चाहिए? द पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट। और जो वो कॉम्पिटेंसी है वो कहाँ पे एक्सप्लेन की गई है? सेक्शन 11 में एक्सप्लेन की गई है कि नहीं की गई? और आपने मोहरी बीबी वाला केस पढ़ा था, उसमें क्या जजमेंट आई थी प्रीवी काउंसिल की? दैट माइनर्स एग्रीमेंट इज अ वॉइड एग्रीमेंट बिकॉज ही इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, सो माइनर्स एग्रीमेंट इज अ वॉइड एग्रीमेंट। दैट मीन्स कोई माइनर क्या एग्रीमेंट कर सकता है? अगर वो करेगा भी एग्रीमेंट तो उसका एग्रीमेंट का नेचर क्या होगा? इट इज वॉइड। इसी तरह से अगर मैं इसको पार्टनरशिप पे अप्लाई करूं, अब पार्टनरशिप कैसे होती है? एक एग्रीमेंट के बेसिस पे होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होती है। अब मुझे बताइए क्या वो एग्रीमेंट, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट एक माइनर कर सकता है? आंसर इज नो, बिकॉज अगर वो करेगा भी तो वो कैसा हो जाएगा? वो तो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। सो दैट इज वाई अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता, अगर वो एग्रीमेंट ही नहीं कर सकता, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? आंसर इज नो, माइनर कैन नॉट बी द पार्टनर इन द फर्म। माइनर कैन नॉट बी द पार्टनर इन द फर्म। माइनर कैन नॉट बी द पार्टनर इन द फर्म। और कहीं ना कहीं जब हमने ये कंक्लूजन पे आए माइनर कैन नॉट बी द पार्टनर इन द फर्म, हमने कौन से कैसे सेक्शंस पे पहुंचे? हमने सेक्शन 4 पढ़ा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, हमने सेक्शन 5 पढ़ा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, हमने सेक्शन 10 पढ़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, हमने सेक्शन 11 पढ़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, हमने एक जजमेंट पढ़ी दैट इज मोहरी बीबी। उसके बाद हम कंक्लूजन में पहुंचे। इन सारे सेक्शंस और ये जजमेंट को देखने के बाद भाई जो माइनर का एग्रीमेंट है वो तो वॉइड है। और कहीं ना कहीं पार्टनरशिप के लिए क्या जरूरी है? एक वैलिड एग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है। अब क्योंकि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता माइनर, इसलिए क्या माइनर कभी पार्टनर बन सकता है? आंसर इज नो। क्लियर है? समझ आ गया? नाउ इसके लिए जजमेंट लिखिए प्लीज, जिसमें साफ साफ बोल दिया गया है कि माइनर कैन नॉट बी द पार्टनर इन द फर्म। दैट इज इधर लिख रहा हूं, additional commissioner of sales tax versus Uttam Kumar This is the judgment of Allahabad High Court and the year is 1974. एक और जजमेंट लिखिए, दैट इज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बॉम्बे वर्सेस MS द्वारकादास खेतान। 1961 सुप्रीम कोर्ट। दोनों ही जजमेंट्स में, एक तो ये वाली जजमेंट है और एक ये वाली जजमेंट है, दोनों ही जजमेंट्स में बोल दिया गया है माइनर कैन नॉट बी द पार्टनर। और दोनों ही जजमेंट्स में जो कंक्लूजन पे हम पहुंचे हैं
वो कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे, हमने कौन कौन से प्रोविजन देखे, हमने ये सारे के सारे प्रोविजन देखे हैं। हमने सेक्शन 4 भी देखा है, हमने सेक्शन 5 भी देखा है, हमने सेक्शन 10 भी देखा, हमने सेक्शन 11 भी देखा, हमने जजमेंट भी देखी मोर रिव्यू वाली। क्लियर है, समझ आ गया? एनी डाउट? इस चीज़ को प्लीज़ फटाफट से पहले नोट कर लीजिए। हमने सिर्फ और सिर्फ अभी बेयर एक्ट नहीं पढ़ा कुछ भी, वी हैव नॉट रेड द बेयर एक्ट। हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी जो पुरानी वाली नॉलेज थी, जो कि हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ी है, हमने सिर्फ और सिर्फ वही अप्लाई करी है और इसी को कहीं ना कहीं कनेक्ट करा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन से। और विदाउट रीडिंग सेक्शन 30 वी हैव कम टू अ कंक्लूजन विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दैट माइनर कैन नॉट बी द पार्टनर इन द फर्म। क्लियर है, समझ आ गया? इस चीज़ को प्लीज़ फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। इस चीज़ को प्लीज़ फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। कर लिया नोट? कर लिया नोट? चले आगे। जजमेंट नोट कर ली। जजमेंट का जो नाम है दैट इज एडिशनल कमिश्नर ऑफ सेल टैक्स वर्सेस उत्तम कुमार। जो ये जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट की है 1974, और जो दूसरी है दैट इज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बॉम्बे वर्सेस MS द्वारका दास खेतान। ये जो जजमेंट है दैट इज 1961 सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? चले आगे। एक बारी प्लीज़ अपना बेयर एक्ट खोलिए और देखते हैं क्या लिख रहा है। प्लीज़ टेक आउट सेक्शन 30। देखते हैं क्या कह रहा है सेक्शन 30। अ पर्सन हु इज़ अ माइनर अकॉर्डिंग टू द लॉ, अ पर्सन हु इज़ अ माइनर अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट मे नॉट बी द पार्टनर इन द फर्म। अंडरलाइन कर लो, मे नॉट बी द पार्टनर इन द फर्म, बट अंडरलाइन कर लेना वर्ड बट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, अंडरलाइन कर लेना कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स फ्रॉम द टाइम बीइंग he may be admitted to the benefit of the partnership। अंडरलाइन कर लेना, he may be admitted to the benefit of the partnership। इसको प्लीज़ एक बारी ध्यान से अपना पढ़िए, इसको प्लीज़ ध्यान से एक बारी अपना पढ़िए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इसका क्लॉज 1 है। और कहीं ना कहीं जो सारी की सारी कहानी है वो क्लॉज 1 में ही टिकी हुई है। जिसको क्लॉज 1 समझ आ गया, कहीं ना कहीं हम कर चुके हैं, जो इसका बेसिक्स हैं हम इसको कर चुके हैं। बट जिसको क्लॉज 1 थोड़ी सी और बातें बताने वाली, जिसको क्लॉज 1 सबसे अच्छी तरह समझ आ गया, उसको पूरा का पूरा सेक्शन वैसे ही समझ आ गया। क्लियर है? पढ़ लिया सेक्शन 30 का क्लॉज 1। नाउ एक बारी ध्यान से पढ़ लेना प्लीज। नाउ जब हम इसका क्लॉज 1 पढ़ रहे हैं सेक्शन 30 का, तो उसमें क्या लिखा हुआ है सेक्शन 30 के क्लॉज 1 में, एक बार ध्यान से पढ़ लो। अ पर्सन हु इज अ माइनर अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच ही सब्जेक्ट, एक पर्सन क्या है, माइनर है, मे नॉट बी अ पार्टनर इन द फर्म, मे नॉट बी अ पार्टनर जब हम बोल रहे हैं मे नॉट बी द पार्टनर इन द फर्म, जब जैसे ही हमने अभी सारे के सारे बोला कि भाई हमने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी देखी, हमने कहीं ना कहीं प्रोविजंस भी देखे, हमने बोला कि जो माइनर है वो पार्टनर तो कभी भी बन ही नहीं सकता, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, एक एग्रीमेंट चाहिए, और माइनर का जो एग्रीमेंट होता है वो वॉइड होता है। इसलिए जो माइनर है वो कभी भी पार्टनर तो बन नहीं सकता। सो इधर जब वो कभी पार्टनर नहीं बन सकता तो इधर मे की जगह शेल नहीं आना चाहिए था। बट बेयर एक्ट में वर्ड क्या लिखा हुआ है, मे का मतलब तो ये है बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। अगर शेल वर्ड लिखते तो पक्का ही हो जाता भाई नहीं बन सकता, बिकॉज लॉ भी ये कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है। सो द थिंग इज व्हाई वी हैव रिटन द वर्ड मे इंस्टेड ऑफ द वर्ड शेल। हमने शेल क्यों नहीं लिखा?
हमने वर्ड मे क्यों लिखा है? बिकॉज ऑफ द अदर लाइन विच इज अटैच टू दिस लाइन, और वो शुरू कहां से हो रही है? दैट इज बट। इसी लाइन के कारण हम शेल नहीं लिख सकते थे, बिकॉज इसके आगे भी कुछ बोल रहे हैं हम। बट क्या बोल रहे हैं? विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, with the consent of all the partners, with the consent of all the partners for the time being, he may be admitted to the benefit of the partnership. He मतलब minor may be admitted to the benefit of the partnership. ये वर्डिंग लिखी हुई है। कहते हैं वो ठीक है पार्टनर तो नहीं बन सकता, बट क्या उसका कुछ और रोल हो सकता है पार्टनरशिप में? आंसर इज यस। माइनर का एक और रोल दिया हुआ है कि हम माइनर को क्या कर सकते हैं? एडमिट कर सकते हैं। किस चीज के लिए? बेनिफिट के लिए। दैट मीन्स माइनर कैन बी एडमिटेड इन द फर्म, minor can be the part of the firm for what? For the benefit of the partnership. That means हम minor को कैसे include कर सकते हैं? Not as a partner but as a beneficiary. Not as a partner but as a beneficiary for the benefit in the partnership. क्लियर है? अब जब इसको हमने as a beneficiary हमने include करना है, तो हमें मेजोरिटी चाहिए कि हमें कंसेंट ऑफ ऑल? हमें कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स चाहिए। लेट्स सपोज कर लो अगर मैं कह रहा हूँ ए और जो बी है वो ऑलरेडी पार्टनर्स हैं, उन्होंने जेड को, जो कि क्या है? माइनर है, उसको इंक्लूड करना है। क्लियर है? अब मुझे बताइए हमें कंसेंट सबके चाहिए? आंसर इज कंसेंट ऑफ ऑल। दैट मीन्स ए की भी कंसेंट चाहिए और बी की भी कंसेंट चाहिए। अगर किसी एक ने भी कंसेंट नहीं दी तो क्या किसी माइनर को बेनिफिशियरी बनाया जा सकता है? आंसर इज नो। माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड इन द फर्म फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। सो हियर वी आर नॉट डीलिंग विद द मेजोरिटी। हियर व्हाट वी आर डीलिंग विद? वी आर डीलिंग विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। Here we are dealing with the consent of all the partners. Once the partners have consented that one minor can be admitted to the benefit of the partnership, then that minor can be admitted. Clear है? समझ आ गया? Any doubt? So that is why we have not written the word shall. Rather, instead of shall, we have written the word may, because minor is somewhere including in the partnership, not as a partner, because वो partner तो बन ही नहीं सकता, but हम उसको क्या बना रहे हैं? beneficiary बना रहे हैं. He is taking the benefit out of that partnership. He is taking the benefit out of that partnership. That is why we have read the word may. Clear? समझ आ गया? Any doubt? ध्यान दीजिएगा प्लीज. जब हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, वो उसके बेनिफिट कहाँ से लेने हैं? पार्टनरशिप से लेने हैं. जब हम इस पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप ऑब्वियसली जब बेनिफिट लेगा पार्टनरशिप से, वो क्या होनी चाहिए? पार्टनरशिप मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस. पार्टनरशिप मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस. जब हमने सेक्शन 4 पढ़ा था, इसको ध्यान से सुनते रहना प्लीज. जब हमने सेक्शन 4 पढ़ा था, तो मुझे बताइए सेक्शन 4 में लेट्स सपोज कर लो जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट हुआ था, वो हुआ था ऑन 1 जनवरी, बट जो बिजनेस कमेंस हुआ था दैट इज फ्रॉम 15 जनवरी. तो हमने किस दिन से माने कि पार्टनरशिप इज इन एग्जिस्टेंस? दैट इज फ्रॉम द डेट ऑफ द बिजनेस, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ द एग्रीमेंट. इसी तरह से हम कहते हैं कि जब माइनर को हमने एडमिट करा तो क्या एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए? पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, क्योंकि जब तक पार्टनरशिप भी एग्जिस्टेंस में नहीं होगी तब तक आप उसको कैसे बेनिफिशियरी बना सकते हो? कैसे वो उसका एडवांटेज ले सकता है? कैसे उससे वो बेनिफिट ड्रॉ कर सकता है?
अगर हम ये देखते हैं, अगर इस चीज को पूरी तरह समझें, तो हमने क्या बोला है कि हम उसको किस में एडमिट कर रहे हैं, पार्टनरशिप में एडमिट कर रहे हैं। दैट मीन्स इट शुड बी इन एग्जिस्टेंस। क्लियर है? एग्जिस्टेंस कब से स्टार्ट होती है? एग्रीमेंट से स्टार्ट होती है कि बिजनेस से स्टार्ट होती है? बिजनेस से स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, कहने का मेरा क्या मतलब है, लेट सपोज कर लो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बना, between A and B on 1st of Jan here. इधर 10th Jan को उसने माइनर को इंक्लूड कर लिया, लेट्स सपोज कर लो Z को, बट एक्चुअली में जो बिजनेस शुरू हुआ दैट इज फ्रॉम 15th of Jan। सो मुझे बताइए इस केस में जब ये माइनर इंक्लूड हुआ, क्या पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में थी? आंसर इज नो। पार्टनरशिप तो कब एग्जिस्टेंस में आई? फ्रॉम द डेट ऑफ बिजनेस। अब मुझे बताइए, क्या ये जो एडमिशन करा है माइनर का फॉर द बेनिफिट, क्या ये लीगल है कि इलीगल है? इट इज ऑफ नो वैल्यू। द लॉ विल नॉट कंसीडर इट बिकॉज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 30 इज व्हाट? व्हेन यू एडमिट अ माइनर एज अ बेनिफिशियरी, द पार्टनरशिप शुड बी इन एग्जिस्टेंस। एंड हियर जब आपने माइनर को एडमिट करा for the benefit, the partnership was not in existence. The partnership will be in existence on 15th of Jan. Clear है? So इस केस में माइनर को कब एडमिट करना चाहिए था? On 15th of Jan या after 15th of Jan? On 15th of Jan या फिर after 15th of Jan, that is after the existence of the partnership. Clear है? समझ आ गया? इस सारी चीज़ों को जितनी भी कराई हैं प्लीज़ एक बार उसको नोट कर लो। हमने अभी दो चीज़ें करी हैं भाई। इधर हमने ये देखा है कि पार्टनरशिप में क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? आंसर इज नो। तो इधर वर्ड क्या आना चाहिए था? शेल आना चाहिए था। हमने मे क्यों लिखा है? क्योंकि कहीं ना कहीं माइनर अभी भी रोल प्ले कर रहा है, हम उसको एडमिट कर रहे हैं एज अ बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी में जब हम उसको एडमिट कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए, कहाँ से वो बेनिफिट लेगा? पार्टनरशिप से बेनिफिट लेगा। जब हमने उसको एडमिट करा है तो हमें मेजोरिटी चाहिए कि हमें कंसेंट ऑफ ऑल चाहिए? हमें कंसेंट ऑफ ऑल चाहिए। जब हम ये बेनिफिट की बात कर रहे हैं तो पार्टनरशिप से ले रहे हैं, तो पार्टनरशिप इसका मतलब क्या होनी चाहिए? इन एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। और जो पार्टनरशिप इन एग्जिस्टेंस चलती है वो कौन सी डेट से चलती है? फ्रॉम द डेट ऑफ बिजनेस। ये कहाँ पे बात लिखी हुई है? दैट इज इन सेक्शन 4 विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ फिर हमने एक एग्जाम्पल करा जिसमें बिजनेस शुरू होने से पहले ही आपने माइनर को क्या कर दिया है? पार्टनर के लिए, मतलब कि एज अ बेनिफिशियरी इंक्लूड करने की कोशिश करी है, एडमिट करने की कोशिश करी है। मुझे बताइए क्या लीगल है? आंसर इज नो, इट इज इलीगल। बिकॉज जो एडमिशन हो सकता है माइनर का, वो हमेशा कब होगा? व्हेन द पार्टनरशिप इज इन एग्जिस्टेंस। क्लियर है? इसको फटाफट से नोट कर लीजिए प्लीज। फटाफट से प्लीज, फिर आगे चलते हैं। कर लिए नोट? ध्यान दीजिएगा प्लीज। ध्यान दीजिएगा प्लीज। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्टनरशिप, अगेन मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। जब हमने एडमिट करना है माइनर को, तो क्या होनी चाहिए? पार्टनरशिप शुड बी इन एग्जिस्टेंस। केस का नाम लिखिए, दैट इज लक्ष्मी नारायण वर्सेस बेनीराम।
लक्ष्मी नारायण वर्सेस बेनीराम। नाउ इस चीज़ को ध्यान से देखना प्लीज़। जब माइनर की बात कर रहे हैं तो कब एडमिट करेंगे? व्हेन द पार्टनरशिप इज इन एग्जिस्टेंस। सबसे बड़ी बात, क्या पार्टनरशिप ऑल माइनर्स के बीच में हो सकती है? आंसर इज नो, क्योंकि एग्रीमेंट जो बनेगा वो कैसा होगा? वॉइड। हाँ, कोई एक माइनर को हम एडमिट कर सकते हैं, एडमिशन हो सकती है एक माइनर की। आंसर इज यस। उस एडमिशन के लिए हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। पार्टनरशिप मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस। जब हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, दैट मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस, तो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? दैट मीन्स लेट सपोज कर लो ए और बी के बीच में ऑलरेडी एक पार्टनरशिप है। एक माइनर को उन्होंने क्या करना है? इंक्लूड करना है। क्लियर है? इनके बीच में ऑलरेडी क्या है? एक पार्टनरशिप है कि नहीं? आंसर इज यस। लेट सपोज कर लो अगर मैं कह रहा हूं कि इसी केस में ए और बी के बीच में पार्टनरशिप थी, बी की होगी डेथ, क्या एक अकेला बंदा पार्टनरशिप चला सकता है? आंसर इज नो। पार्टनरशिप के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? 2 लोग चाहिए। क्यों मैं बोल रहा हूं ये? बिकॉज अभी हमने देखा पार्टनरशिप के लिए क्या होना चाहिए? एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट एक बंदा कर सकता है? आंसर इज नो, कॉन्ट्रैक्ट एक बंदा नहीं कर सकता। इसलिए हम कहते हैं मिनिमम पार्टनरशिप के लिए कितने लोग चाहिए? 2। क्लियर है? अब इनके बीच में पार्टनरशिप थी, एंड जब ये पार्टनरशिप थी, मीनवाइल क्या हो गया है? बी की होगी डेथ। अब क्या एक बंदा पार्टनरशिप रन कर सकता है? आंसर इज नो। सो दैट इज वाई जैसी बी की डेथ हुई है, वैसी ये पार्टनरशिप को हम क्या बोल देंगे? ये ऑटोमेटिकली क्या हो चुकी है? डिसॉल्व। जब ये पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गई है, क्या उसके बाद ए, लेट सपोज करो जो बी एस है, बी का सन, उसको क्या इंक्लूड कर सकता है जो कि माइनर है एज अ पार्टनर? आंसर इज नो। वही इधर कंसेप्ट लग रहा है। इधर बी एस को कब इंक्लूड किया गया, कब एडमिट किया गया? जब पार्टनरशिप फॉर्म ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुकी थी। दैट मीन्स पार्टनरशिप एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ए एंड बी के बीच में इधर पार्टनरशिप थी, बी की हो गई इधर डेथ, पार्टनरशिप क्या हो चुकी है? डिसॉल्व। क्या इधर बी एस को, जो कि एक माइनर है, उसको क्या इंक्लूड किया जा सकता है एज अ पार्टनर? आंसर इज नो। बिकॉज वाई ही कैन नॉट बी इंक्लूडेड? बिकॉज पार्टनरशिप is not in existence. This is automatically already dissolved. क्लियर है? ये जो फैक्ट्स हैं ये किसके हैं? ये जो फैक्ट्स हैं ये किसके हैं? दैट इज लक्ष्मी नारायण वर्सेस बेनीराम। उसमें जो इंक्लूड किया गया था पार्टनर, जो माइनर को इंक्लूड किया गया था, वो एक पार्टनर की डेथ के बाद किया गया था, और क्योंकि 2 ही पार्टनर थे इसलिए ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुकी थी। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बाद पार्टनरशिप तो एग्जिस्टेंस में नहीं है, क्या माइनर को आप एडमिट कर सकते हो फॉर द बेनिफिट? आंसर इज नो। क्लियर है? समझ आ गया? एनी डाउट? इस चीज को प्लीज फटाफट से नोट कर लेना। एक मैंने ये वाला कराया आपको एग्जांपल, जब पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में नहीं थी। एक मैंने ये वाला कराया है जब पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में तो थी, बट उससे पहले ही जो फर्म है वो डिसॉल्व हो चुकी है। क्लियर है? फटाफट से इस चीज को नोट कर लीजिए प्लीज। फटाफट से इसको चीज को नोट कर लीजिए प्लीज। चलें आगे, चलें आगे, ध्यान दीजिएगा प्लीज। अगर मैं सेक्शन 30 का बैकग्राउंड देखूं,
ये माइनर को इंक्लूड करने का जो प्रोविजन है ये बनाया क्यों गया और कैसे आया? एक्चुअली एडमिशन ऑफ माइनर की जब हम बात करते हैं एज अ बेनिफिशियरी, जब हम एडमिशन ऑफ माइनर की बात कर रहे हैं एज अ बेनिफिशियरी, जो इसकी शुरू हुई थी इनिशियली, दैट इज ऑन द मॉरल ग्राउंड्स। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द सेंटिमेंट्स। होता क्या था पहले, लेट्स सपोज को अगर मैं कह रहा हूँ ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं, सी की होगी डेथ। अब सी ने इस पार्टनरशिप फर्म के लिए लेट्स सपोज को बहुत साल काम करा, बड़ा लॉयल था ये। अब सी की डेथ के बाद उसका एक माइनर सन है, दैट इज सी एस। अब इसकी मेंटेनेंस के लिए, इसके खर्चे के लिए कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि जो फादर है उसकी तो डेथ हो चुकी है। ऑन द मॉरल ग्राउंड्स जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं ए एंड बी, वो कहते हैं कि हम इसको एडमिट कर लेते हैं अपनी फर्म में, अपनी पार्टनरशिप में, फॉर द बेनिफिट, ताकि अपने आप की मेंटेनेंस कर सके। सो पहले ये ऑन द बेसिस ऑफ मॉरल ग्राउंड ये प्रिंसिपल शुरू हुआ। इट वॉज नॉट कंपल्सरी, बट कहीं ना कहीं कुछ कुछ लोग जब बहुत ही ज़्यादा लॉयल थे और फैमिली के साथ अच्छे रिलेशंस थे, तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ दिस मॉरल एंड सेंटिमेंट्स हमने बोल दिया कि ठीक है, माइनर को हम एडमिट कर लेते हैं फॉर द बेनिफिट ओनली, बिकॉज माइनर एज सच कैन नॉट बी द पार्टनर। क्लियर है? धीरे 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 इस प्रैक्टिस ने क्या कर लिया, लॉ की शक्ल ले ली। नाउ इट हैज बिकम ए लॉ अंडर सेक्शन 30। अब लॉ इतना ज़्यादा वाइड हो चुका है कि हम ओनली डिसीज पार्टनर के जो माइनर्स हैं उसको इंक्लूड कर रहे हैं, कि वी आर टॉकिंग अबाउट एनी माइनर whether he is a son of the deceased partner or he may be a minor related to some third person. अब लॉ इतना ज़्यादा वाइड हो चुका है और कहीं ना कहीं हमने क्या बना दिया, जो चीज़ एक मॉरल ग्राउंड्स पे, सेंटिमेंट्स के बेसिस पे शुरू हुई थी, हमने उसको क्या बना दिया, लॉ बना दिया। और लॉ भी अब बहुत ज़्यादा वाइड हो चुका है और हम सिर्फ और सिर्फ डिसीज पार्टनर के माइनर्स इंक्लूड नहीं कर रहे, हम कहीं ना कहीं कोई भी माइनर इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर है? समझ आया कि ये जो माइनर को एडमिट करने के लिए फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म, ये जो कहीं ना कहीं एक कह सकता हूँ कस्टम, एक ट्रेडिशन शुरू हुआ, वो क्यों हुआ, क्या लॉजिक था इसके पीछे, और अब ये कैसी शेप ले चुका है। नाउ इट हैज़ कम इन टू द एम्बिट ऑफ द लॉ, it has taken very wide shape, and that is we are talking about not only the minor of a deceased partner, rather we are talking about the minor of any third person. Clear है? समझ आ गया? Any doubt regarding this? Any doubt regarding this? Clause 1 के बाद Clause 3 पढ़ूंगा सीधा, Clause 2 अभी नहीं पढ़ूंगा। देखते हैं Clause 3 क्या कह रहे हैं। Such minor share is liable for the acts of the firm, but the minor is not personally liable for any such act. Now the thing is, हम कह रहे हैं कि माइनर को हमने बेनिफिट के लिए क्या कर दिया, फर्म में एग्री कर दिया। जब फर्म में हमने उसको एडमिट करा है, माइनर को, उसको बेनिफिट मिल रहा है। अब माइनर की कितनी लाइबिलिटी होगी, लेट्स सपोज को फर्म को लॉस हो गया या फर्म को किसी को पैसा देना है, जो माइनर है उसकी कितनी लाइबिलिटी होगी, What will be the liability of the minor? ध्यान दीजिएगा प्लीज। अगर मैं पार्टनर्स की लाइबिलिटी के बारे में बात करता हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स, उसके ऊपर क्या लगता है, सेक्शन 25 लगता है। और सेक्शन 25 में उनकी जो लाइबिलिटी है वो कैसी है, अनलिमिटेड, जॉइंटली एंड सेवरल। बट अगर हम माइनर की लाइबिलिटी के बारे में बात करते हैं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द माइनर्स लाइबिलिटी, तो अकॉर्डिंग टू मुल्ला जो माइनर की लाइबिलिटी है, इट इज नोशनल लाइबिलिटी।
It is what? A notional liability. Notional liability in the sense minor is not personally liable. Minor is not personally liable, rather only his share is liable. Rather only his share is liable. That means अगर लेट सपोज करो फर्म को लॉस हो गया, लेट सपोज करो जेड ने फर्म से पैसा लेना है, ए और बी उस फर्म के पार्टनर्स हैं, साथ में जो माइनर है वो भी इन्होंने एडमिट करा हुआ है। अब ए और बी के पास पैसा नहीं है, क्या जेड माइनर से पैसा ले सकता है? आंसर इज यस, बट अप टू व्हाट एक्सटेंट? जितना उसको शेयर मिल रहा है। क्या माइनर की हम पर्सनल जो प्रॉपर्टी है वो क्या सेल कर सकते हैं और उसको बेचकर क्या पैसा ले सकते हैं? आंसर इज नो, बिकॉज वी आर सेइंग दैट माइनर पर्सनली इज नॉट लाइबल, नीदर हिज प्रॉपर्टी। सिर्फ और सिर्फ जो उसकी लाइबिलिटी है कितने हद तक है, कितने एक्सटेंट तक है, दैट इज अप टू ओनली हिज शेयर। अगर लेट सपोज करो वो शेयर में 100 रुपए लेता है, उसको बेनिफिट कितना मिल रहा है? लेट सपोज करो 100 रुपीज, तो जेड उससे कितना रिकवर कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज। क्या उससे ज्यादा उससे रिकवर कर सकता है? आंसर इज नो। लेट सपोज करो उसके बैंक अकाउंट में 1000 रुपीज पड़े हैं, 1000 रुपए, क्या 1000 रुपए ले सकते हैं हम? आंसर इज नो, बिकॉज जो वो 1000 रुपीज है उसकी वो पर्सनल प्रॉपर्टी है। क्या माइनर पर्सनली लाइबल है? आंसर इज नो। अगर माइनर पर्सनली लाइबल नहीं है तो दैट मीन्स माइनर की पर्सनल प्रॉपर्टी भी लाइबल नहीं होगी। अगर हम माइनर की लाइबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो मुल्ला क्या बोलता है? इट इज नोशनल लाइबिलिटी। नोशनल लाइबिलिटी मतलब माइनर की कोई पर्सनल लाइबिलिटी तो है ही नहीं, जितना उसने लिया उतना ही दे दिया वापस। 100 रुपए बेनिफिट थे, 100 रुपए उसने वापस दे दिए, ये लो पकड़ लो। मुझे बताइए माइनर के ऊपर एक्चुअली में कोई पर्सनल लाइबिलिटी आ रही है? आंसर इज नो। दैट इज व्हाई हम बोलते हैं द कंसेप्ट ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ द माइनर इज ओनली नोशनल इन नेचर। नोशनल मतलब इमेजिनरी। एज सच माइनर इज नॉट लाइबल, जितना उसको मिला था उसने उतना ही वापस करा है। क्या अपनी पर्सनल पॉकेट से निकाल के कुछ और दिया है? आंसर इज नो। क्लियर है? समझ आ गया? कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, हमें पता है जो लाइबिलिटी है वो कैसी अनलिमिटेड है, जॉइंट एंड सेवरल कहां पर? सेक्शन 25 में। इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज देयर एनी कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी? इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज देयर एनी कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी? आंसर इज यस। किसकी है लिमिटेड लाइबिलिटी? माइनर की है। क्लियर है? हम बोल सकते हैं जो माइनर की लाइबिलिटी है वो नोशनल लाइबिलिटी है, जो माइनर की लाइबिलिटी है वो कैसी लाइबिलिटी है? लिमिटेड लाइबिलिटी है। इसको आंसर को नो ना करके आना और इधर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट ना डिफाइन करके आना, बिकॉज वो कहां पे पूछ रहे हैं लिमिटेड लाइबिलिटी? इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, नॉट इन LLP, दैट मींस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम लिमिटेड लाइबिलिटी का जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो कहां पे पढ़ रहे हैं? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पढ़ रहे हैं और उसमें पूछ रहे हैं भाई ऐसा कोई कंसेप्ट है क्या? आंसर इज यस है। कहां पर है? सेक्शन 30 में है। किस केस में है? माइनर के केस में है। क्लियर है? समझ आ गया? एनी डाउट? चले आगे। नाउ ध्यान दीजिएगा प्लीज, जो माइनर की लाइबिलिटी है वो कितनी है? अप टू ही शेयर। अगर हम लेट सपोज कर लो एक पार्टनरशिप फर्म पर इनकम टैक्स लगा रहे हैं, ये जो इनकम टैक्स लगा है पार्टनरशिप फर्म पर, मैं बोल सकता हूं दैट इज द लायबिलिटी ऑफ द फर्म। और लायबिलिटी किस किस के ऊपर आ रही है? ए के ऊपर आ रही है, बी के ऊपर आ रही है जो कि पार्टनर्स हैं, और माइनर के ऊपर भी आ रही है। आंसर इज यस। वो अलग बात है कि इसका एक्सटेंट जो है वो अप टू हिज शेयर ही है, पर लायबिलिटी तो कहीं ना कहीं आ रही है माइनर पे, लिमिटेड है मान लिया, पर लायबिलिटी तो है। जब हमने टैक्स असेसमेंट करनी है, जब हमने फर्म की टैक्स असेसमेंट करनी है, क्या उसमें माइनर इंक्लूड होगा? आंसर इज यस, माइनर विल बी इंक्लूडेड। माइनर विल बी इंक्लूडेड
in the firm for taxation purposes. और अगर आप IT एक्ट उठा के देखोगे, इनकम टैक्स एक्ट उठा के देखोगे, तो उसका प्रोविजन सेक्शन 2 सब क्लॉज 26, सेक्शन 2 सब क्लॉज 23 में कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में क्या इंक्लूड करा हुआ है? माइनर इंक्लूड करा हुआ है। जब हमने पार्टनरशिप में सेक्शन 2 क्लॉज 23 में इनकम टैक्स एक्ट में माइनर इंक्लूड करा हुआ है, तो इसका नाम ये है, जो इनकम टैक्स है वो माइनर को पार्टनर समझ रहा है, माइनर इज अ पार्टनर। आंसर इज नो। हम इसका मतलब ये नहीं बोल सकते माइनर इज अ पार्टनर। हमारे लिए माइनर हमेशा क्या रहेगा? बेनिफिशियरी रहेगा। सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स में माइनर को इंक्लूड करने का क्या मतलब है? दैट इज फॉर द टैक्सेशन पर्पसेस, फॉर द असेसमेंट ऑफ द टैक्स। अगर इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज 23 में माइनर को इंक्लूड कर दिया गया है एज अ पार्ट ऑफ द फर्म, इट डज नॉट मीन दैट minor will become a partner in the firm. This inclusion of a minor in the firm is only for the taxation purposes, for the assessment of the tax. और अगर टैक्स लगेगा, माइनर के ऊपर लाइबिलिटी कितनी आएगी? अनलिमिटेड आएगी। आंसर इज नो, अप टू हिज शेयर ओनली। क्लियर है? सो इंक्लूजन ऑफ अ माइनर एज अ पार्ट ऑफ द फर्म इन द इनकम टैक्स एक्ट, does it make the minor a partner? Answer is no, it does not make the minor a partner. It is only for the limited purposes, that is for the assessment of the tax. क्लियर है? एक मैंने आपको अभी जजमेंट लिखवाई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही बात बोली गई है, दैट इज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बॉम्बे, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बॉम्बे वर्सेस MS द्वारकादास खेतान, MS द्वारकादास खेतान 1961 सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? और कौन सा प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट का? दैट इज सेक्शन 2 क्लॉज 23, 2 क्लॉज 23। क्लियर है? समझ आ गया? एनी डाउट? जितना भी कराया, माइनर की लाइबिलिटी कैसी है? व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द माइनर्स लाइबिलिटी? इट इज नोशनल नेचर, दैट मीन्स इमेजिनरी, एंड इट इज लिमिटेड लाइबिलिटी, डिफरेंट फ्रॉम द लाइबिलिटी ऑफ द अदर पार्टनर्स. Minor is not personally liable. His liability will up to only the extent of his benefit in the partnership. He is just a beneficiary. Clear? कोई डाउट? समझ आ गया? Is there any concept of, अगर आपसे पूछे is there any concept of limited liability in the Indian Partnership Act 1932? Answer is yes, there is a concept of limited liability, and with respect to whom? With respect to the minor itself. क्लियर है? समझ आ गया? एनी डाउट? चलें आगे. नाउ प्लीज टेक आउट सेक्शन 2. आप सेक्शन 2 पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहे हैं. सॉरी, क्लॉज 2, सेक्शन 30 का क्लॉज 2. सेक्शन 30 क्लॉज 2 प्लीज देखते हैं क्या कह रहे हैं. सच माइनर हैज अ राइट टू सच शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एज मे बी एग्रीड अपॉन. अंडरलाइन कर लेना, एज मे बी एग्रीड अपॉन, एंड ही मे हैव एक्सेस टू एंड इंस्पेक्ट एंड कॉपी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फर्म. अंडरलाइन कर लेना एक्सेस को, अंडरलाइन कर लेना इंस्पेक्ट को, अंडरलाइन कर लेना कॉपी को. इसको प्लीज एक ध्यान से अपने आप पढ़िए, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है. क्या बोल रहा है? माइनर को अब कितना बेनिफिट मिल जाएगा? हाउ मच बेनिफिट? 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये, कितना बेनिफिट? एज मे बी एग्रीड अपॉन. क्या लिखा हुआ है? एज मे बी एग्रीड अपॉन. ये कौन डिसाइड करेंगे? दैट मीन्स एग्रीड. अगेन एग्रीमेंट होगा, किसके बीच में होगा? पार्टनर्स के बीच में होगा कि नहीं होगा? बिकॉज जो भी इधर हो रहा है वो कैसे हो रहा है? consent of all the partners.
जब हम कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स की बात कर रहे हैं, सो पार्टनर्स ये आपस में डिसाइड कर रहे हैं, जब एक वो माइनर को एडमिट कर रहे हैं एक पार्टनरशिप में कि भाई अगर इसको हम एडमिट करें तो इसको कितना बेनिफिट मिलेगा, 100 रुपीज़ मिलेंगे, 1000 मिलेंगे, 1 लाख मिलेंगे, कितने। क्लियर है? ये तो हमने बोल दिया कि ठीक है माइनर को इतना बेनिफिट मिलेगा, कितना बेनिफिट मिलेगा जो पार्टनर्स आपस में डिसाइड करेंगे। उसके बाद माइनर का हमने एक राइट के बारे में बात करी है 30 क्लॉज 2 में। वो क्या कर सकता है, एक्सेस, वो क्या कर सकता है, एक्सेस, इंस्पेक्ट, कॉपी ऑफ व्हाट, ऑफ द अकाउंट्स। नाउ द थिंग इज, अगर हम एक माइनर की बात करें, मुझे बताइए माइनर को इतनी समझ होगी? सबसे बड़ी बात हम पहले ये समझें भाई इसको ये राइट क्यों दिया गया, वाई ही शुड हैव द एक्सेस, इंस्पेक्ट एंड कॉपी ऑफ द अकाउंट्स। अब बोल दिया कि आपको 100 रुपये मिलेंगे या फिर 1000 रुपये मिलेंगे, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं माइनर को 10% ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। अब 10% ऑफ प्रॉफिट तो वेरी करेगा प्रॉफिट से, अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मिलेगा, अगर प्रॉफिट कम होगा तो वही 10% कम भी हो जाएगा। हम ऐसी बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अब माइनर को ये देखना भाई मेरे को जो 10% है वो रेगुलरली मिल रहा है, एंड वो जो 10% देखना है उसने किसको देखना है, प्रॉफिट को देखना है। और वो प्रॉफिट उसको कैसे पता चलेगा, ऑब्वियसली जब वो अकाउंट बुक्स देखेगा। तभी हमने बोल दिया क्योंकि माइनर को वो प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है, वो उसको बेनिफिट मिल रहा है ताकि वो अपने राइट को अच्छी तरह एक्सरसाइज कर सके, इसलिए हमने एक और राइट दे दिया उसको कि वो क्या कर सकता है, वो जो अकाउंट बुक्स हैं उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है और उसको कॉपी भी ले सकता है। बट मुझे बताइए ये माइनर खुद करेगा? माइनर को अपनी समझ तो है नहीं है, बिकॉज ही इज अ माइनर, कैन नॉट प्रोटेक्ट द राइट्स, कैन नॉट सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेशन। दैट इज वाई उसके बिहाफ पे ये कौन करेगा, गार्डियन। उसके बिहाफ पे क्या करेगा, ये गार्डियन करेगा। क्लियर है? समझ आ गया? नाउ जब मैं गार्डियन की बात कर रहा हूं तो मैं गार्डियन को बोल सकता हूं गार्डियन इज अ थर्ड पर्सन। जब हम गार्डियन की बात करें, गार्डियन को मैं बोल सकता हूं गार्डियन इज अ थर्ड पर्सन। और मुझे बताइए जब हम थर्ड पर्सन की बात करें, जब वो एक्सेसिबिलिटी की बात करें, इंस्पेक्शन की बात करें, कॉपी की बात कर रहे हैं, आर वी टॉकिंग अबाउट एनी बुक, एनी डॉक्यूमेंट ऑफ द पार्टनरशिप? आंसर इज नो। क्योंकि ये जो थर्ड पर्सन है हम इसको सब कुछ तो बता नहीं सकते। इसका जो थर्ड पर्सन का जो पर्पस है, जो माइनर का पर्पस है, वो कैसे सॉल्व हो रहा है, ऑब्वियसली जैसे ही वो अकाउंट बुक्स देख लेगा उसका पूरा पूरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। दैट मीन्स बिकॉज हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट की तो बात कर रहे हैं। Because only we are talking about the benefit, that is why we are not talking about the inspection, accessibility and the copy of every book, every document. जो माइनर को जो राइट है और जो माइनर के बिहाफ पे देख रहा है वो कौन देख रहा है, गार्डियन देख रहा है। हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, अकाउंट बुक्स की बात कर रहे हैं, हम किसी और बुक की बात ही नहीं कर रहे। क्लियर है? समझ आ गया? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस प्लीज, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस प्लीज? क्लियर है? समझ आ गया? क्लॉज 2 नाउ इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। कर लिया नोट? नाउ प्लीज टेक आउट क्लॉज 4। क्लॉज 4 एक बार पढ़ रहा हूं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। सच माइनर मे नॉट सू, अंडरलाइन कर लेना, मे नॉट सू। सच माइनर मे नॉट सू द पार्टनर्स फॉर एन अकाउंट और पेमेंट, अंडरलाइन कर लेना, अकाउंट और पेमेंट, फॉर हिज शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी और प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, सेव व्हेन स्वेयरिंग हिज कनेक्शन विद द फर्म, अंडरलाइन कर लेना, व्हेन स्वेयरिंग हिज कनेक्शन विद द फर्म, एंड इन सच केस द अमाउंट ऑफ हिज शेयर शैल बी डिटरमाइंड बाय a valuation made as far as possible in accordance with the rules contained in section 48. कुछ भी नहीं बोल रहा।
हम किसकी बात कर रहे हैं? हम माइनर की बात कर रहे हैं। माइनर को हमने एडमिट करा है किसके बेनिफिट के लिए? माइनर के बेनिफिट के लिए। एक तो माइनर को हम वो बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई लायबिलिटी है नहीं। ऊपर से क्या हम ये बोलेंगे कि माइनर कैन ड्रैग द पार्टनर्स इनटू द कोर्ट। दैट इज वाई, क्योंकि हम आपको बेनिफिट, आपकी भलाई के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए अननेसेसरली आप एक न्यूसेंस क्रिएट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट ड्रैग द पार्टनर्स इनटू द कोर्ट। दैट इज वाई सेक्शन 30 क्लॉज 4 में क्या लिखा हुआ है? मे नॉट सू। वो सूट फाइल नहीं कर सकता। किस चीज के लिए? ऑब्वियसली उसी प्रॉफिट्स के लिए या फिर अकाउंट्स के लिए, उन्हीं अकाउंट्स के लिए, उन्हीं प्रॉफिट्स के लिए। हाँ, इधर क्या लिखा हुआ है? मे नॉट सू। दैट मीन्स ऐसी कोई सिचुएशन होगी जब वो सूट भी फाइल कर सकता है। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? वो सूट फाइल कर सकता है आफ्टर स्वेयरिंग हिज रिलेशन। दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं ये बोल सकता है कि मेरे को अब आपके बेनिफिट्स नहीं चाहिए। आई एम नो मोर अ पार्ट ऑफ दिस पार्टनरशिप। आई एम नो मोर अ बेनिफिशियरी ऑफ दिस पार्टनरशिप। दैट मीन्स ही इज नाउ स्वेयरिंग हिज इंटरेस्ट। When he is now swearing his interest, that means now he is not a beneficiary in the partnership. Now, can he drag the partners into the court? Answer is yes. After swearing his relationship, he can file the suit for what? That is of the accounts or the remaining profits which are to be paid. तभी वर्ड उधर क्या लिखा हुआ है? मे। तभी उधर वर्ड क्या लिखा हुआ है? मे। क्लियर है? इस चीज को प्लीज फटाफट से नोट कर लीजिए। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा प्लीज। इसमें एक सेक्शन 42 की बात करी गई है, सॉरी 48 की बात करी गई है। क्या बोल रहे हैं? अगर कोर्ट के पास प्रॉफिट्स कलेक्ट करने के लिए हम केस करते हैं तो कोर्ट कैसे प्रॉफिट्स कहीं ना कहीं उसको डिटरमाइन करेगा कितने प्रॉफिट्स मिलने चाहिए और कितने नहीं मिलने चाहिए। दैट इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48। एंड 48 के हिसाब से किस में से शेयर मिलता है? हमेशा नेट प्रॉफिट से। हमेशा नेट प्रॉफिट से। क्लियर है? अब हमने सेक्शन 30 क्लॉज 4 पढ़ा, उसमें हमने क्या बोल दिया? एज सच एज अ जनरल रूल माइनर कैन नॉट फाइल द सूट। बट क्या कोई ऐसी सिचुएशन है जब वो सूट फाइल कर सकता है फॉर द अकाउंट एंड प्रॉफिट्स? आंसर इज यस, आफ्टर स्वेयरिंग हिज रिलेशन। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। अब इधर जो रिलेशन स्वेयर करें वो किसने करें? माइनर ने खुद ने करे। माइनर ने अपने आप स्वेयर करे रिलेशन, उसके बाद वो कहां चला गया? कोर्ट चला गया और बोलता है कि मेरे को हिसाब किताब दो। इधर माइनर को हमने दैट मीन्स राइट दे दिया एक तरह से अपने स्वेयर रिलेशनशिप स्वेयर करने का। दैट मीन्स टू गेट आउट दैट पार्टनरशिप, टू ऑप्ट आउट फ्रॉम दैट बेनिफिट। क्या पार्टनर्स भी माइनर को निकाल सकते हैं? दैट मीन्स पार्टनर्स भी माइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो माइनर के साथ उनका रिलेशनशिप है, उसको स्वेयर कर सकते हैं। स्वेयरिंग ऑफ रिलेशनशिप, स्वेयरिंग ऑफ रिलेशनशिप विद द माइनर बाय द पार्टनर्स। आंसर इज यस। और ये कैसे हो सकता है? दैट इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 62 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 62 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इधर माइनर अपने स्वेयर कर रहा है, दैट इज स्वेयरिंग बाय द माइनर। इधर स्वेयरिंग कैसी हो रही है? स्वेयरिंग बाय द पार्टनर्स। सो पार्टनर्स जब ये स्वेयर कर रहे हैं, दैट इज अंडर सेक्शन 62 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दैट इज रिसीशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट।
दैट इज रिसीजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर हम बात कर रहे हैं स्वेरिंग बाय द माइनर, तो उसमें हम कौन से सेक्शन की बात कर रहे हैं? सेक्शन 30 क्लॉज 4। क्लियर है? समझ आ गया? एनी डाउट? इस चीज को प्लीज नोट कर लेना। अभी हमने क्या करा है, सेक्शन 30 क्लॉज 4 की बात करी है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 30 क्लॉज 4, हमने पहली बात क्या करी है कि माइनर को सूट फाइल करने का राइट नहीं है अगेंस्ट द पार्टनर्स। क्यों? क्योंकि एक तो हम उसको बेनिफिट दे रहे हैं, ऊपर से वही क्या कर रहे हैं, हमारे अगेंस्ट केस कर रहे हैं। सो दैट इज इनइक्विटी, दैट इज इनजस्टिस। सो दैट इज वाई हमने बोल दिया एज अ जनरल रूल माइनर कैन नॉट फाइल द सूट। उसके बाद हमने बोल दिया कि वो सूट फाइल कर सकता है, कब कर सकता है? आफ्टर स्वेरिंग हिज इंटरेस्ट। दैट मीन्स माइनर को हमने पावर दे दिया, माइनर को अथॉरिटी दे दी है, दैट ही कैन गेट आउट फ्रॉम दैट पार्टनरशिप, गेट आउट फ्रॉम दैट बेनिफिट, ही कैन स्वेयर हिज रिलेशन। जब माइनर को ये पावर दे दी है ही कैन स्वेयर हिज रिलेशन, क्या यही पावर पार्टनर्स के पास है? आंसर इज यस, बट ये सेक्शन 30 क्लॉज 4 में नहीं है, रादर ये कहां पर है? सेक्शन 62 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्योंकि जो माइनर को इंक्लूड किया गया था, एडमिट किया गया था, कंसेंट ऑफ ऑल। दैट मीन्स एक कॉन्ट्रैक्ट था, एक कॉन्ट्रैक्ट में टर्म थी, उसी क्या टर्म को, उसी कॉन्ट्रैक्ट को क्या रिसाइन भी किया जा सकता है? आंसर इज यस। कहां पर? सेक्शन 62 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्लियर है? समझ आ गया? एनी डाउट? चलें आगे। नाउ प्लीज टेक आउट द प्रोवाइजो ऑफ क्लॉज 4। प्लीज टेक आउट द प्रोवाइजो ऑफ क्लॉज 4 और देखते हैं प्रोवाइजो क्या कह रहे हैं। प्रोवाइडेड एट ऑल द पार्टनर्स एक्टिंग टुगेदर और एनी पार्टनर एंटाइटल्ड टू डिसॉल्व द फर्म अपॉन द नोटिस टू द अदर पार्टनर्स मे इलेक्ट इन सच सूट। अंडरलाइन कर लेना, मे इलेक्ट इन सच सूट। सच सूट मतलब ये सूट किसने फाइल करा था? माइनर ने फाइल करा था। कब करा था? आफ्टर स्वेरिंग हिज इंटरेस्ट। मे इलेक्ट इन सच सूट टू डिसॉल्व द फर्म एंड देयरअपॉन द कोर्ट शैल प्रोसीड विद द सूट एज वन ऑफ द डिसोल्यूशन एंड फॉर सेटलिंग अकाउंट्स बिटवीन द पार्टनर्स एंड द अमाउंट ऑफ द शेयर ऑफ द माइनर शैल बी डिटरमाइंड अलॉन्ग विद द शेयर्स ऑफ अदर पार्टनर्स। जो प्रोवाइजो है वो कुछ भी नहीं कह रहा, वो कह रहा प्रोवाइजो, लेट्स सपोज कर लो माइनर ने आफ्टर स्वेरिंग हिज इंटरेस्ट 3 पार्टनर से लेट्स सपोज कर लो ए, बी और सी के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया। किसके लिए करा? ये सूट किसके लिए चल रहा था? अकाउंट्स के लिए चल रहा था, प्लस प्रॉफिट्स में जितना भी शेयर था उसके लिए चल रहा था। वन ऑफ द पार्टनर लेट्स सपोज कर लो बी इधर एप्लीकेशन देता है कोर्ट में, आई वांट द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अगर उनके पास अथॉरिटी है किसी भी पार्टनर के पास टू डिसॉल्व द फर्म, अगर वही पार्टनर एप्लीकेशन दे रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो अपनी इंटेंशन शो कर रहा है, अपनी अथॉरिटी यूज कर रहा है, दैट ही कैन डिसॉल्व द फर्म। कहीं ना कहीं अथॉरिटी आती कहां से है? जब हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म करेंगे तो आपको पता चलेगा। बट लेट सपोज कर लो इसी सूट में इशू क्या है? अकाउंट्स एंड प्रॉफिट्स का। बट अब इशू क्या हो चुका है? क्योंकि एक पार्टनर ने क्या लगा दी है? एप्लीकेशन लगा दी है फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब इस कोर्ट में इस सूट में कोर्ट क्या करेगी? पहले फर्म को डिसॉल्व करेगी। अब माइनर के हमने प्रॉफिट्स, माइनर का शेयर निकालना था, अब सिर्फ और सिर्फ क्या माइनर का शेयर निकलेगा? आंसर इज नो। माइनर के शेयर के साथ साथ किसका शेयर निकलेगा? ए का, बी का और सी का। इन तीनों का भी क्या शेयर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आंसर इज यस, बिकॉज पूरी की पूरी फर्म ही अब डिसॉल्व हो रही है। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस प्रोवाइजो? कि भाई माइनर ने तो क्या बोल दिया? माइनर तो बोलता है मेरे को अकाउंट, और उन्होंने पूरी की पूरी फर्म डिसॉल्व कर दी। क्या पता दूसरे पार्टनर्स के बीच में भी ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस कम हो गया हो, इसीलिए वो कहते हैं चलो छोड़ो यार, पार्टनरशिप बिजनेस नहीं करना, इसको डिसॉल्व कर दो। अब इंस्टेड ऑफ फाइलिंग द अदर सूट फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, वो कह रहे हैं एक सूट चल तो रहा है जिसमें हमारी फर्म कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है, क्यों ना इसी सूट में ही हम फर्म की डिसोल्यूशन की एप्लीकेशन डाल के उसको डिसॉल्व करा दें। सो द पर्पस ऑफ द प्रोवाइजो इज टू अवॉइड और प्रिवेंट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स, टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द कोर्ट्स, ताकि हम एक छोटी छोटी बात पर हर किसी के लिए वो सूट ना फाइल करें। अगर आपके बीच में कोई और भी इशू है तो इसी सूट में डिमांड कर लो, फॉर एग्जांपल द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। क्लियर? सो माइनर का जो सूट फाइलर, माइनर ने जो सूट फाइल करा था उसमें जो इनिशियल इशू थे
वो अकाउंट्स और प्रॉफिट्स को लेकर थे, बट बाद में अगर कोई एप्लीकेशन लगती है तो हमारे बाद में जो इस केस में अब इशू हो गया है वो पूरी की पूरी फर्म का डिसोल्यूशन ही हो गया है। अब अगर डिसॉल्व कर रहे हैं तो सबको अपना अपना प्रॉफिट मिलेगा, अपना हिस्सा मिलेगा। अब माइनर के हिस्से के साथ साथ, माइनर के प्रॉफिट के साथ साथ किसका प्रॉफिट और शेयर हम डिसाइड करेंगे, दैट इज ए, बी एंड सी। क्लियर है? और ये सारा का सारा जो प्रॉफिट शेयर हम डिसाइड करेंगे वो किस हिसाब से करेंगे, सेक्शन 48 के हिसाब से करेंगे। और सेक्शन 48 में आपको कौन सा प्रॉफिट मिलता है, किस प्रॉफिट में से शेयर मिलता है, नेट प्रॉफिट में से। क्लियर है? समझ आ गया? एनी डाउट? चलें आगे, चलें आगे, ध्यान दीजिएगा प्लीज। इसको रब कर दूं। ध्यान दीजिएगा प्लीज। लेट्स सपोज करो हम 30 क्लॉज 5 पढ़ रहे हैं, और 30 क्लॉज 5 पढ़ने से पहले इसका थोड़ा सा जे समझ लो है क्या चीज। ए, बी और सी की इधर पार्टनरशिप थी। इधर एक माइनर को इंक्लूड किया गया। माइनर लेट्स सपोज करो इस टाइम पर 16 ईयर्स का था, उसको बेनिफिट मिलने शुरू हो गए, और 2 सालों के बाद वो इधर 18 ईयर्स का हो गया। दैट मीन्स वो अब क्या हो गया, मेजर। ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब उसको जब वो मेजर हो जाता है तो उसको हम चॉइस देते हैं। किस चीज की चॉइस देते हैं? ही कैन ऑप्ट वेदर टू कंटिन्यू as a partner or not। और उसको जो ये चॉइस एक्सरसाइज करनी पड़ती है और बताना पड़ता है, दैट इज विद इन 6 months। क्लियर है? 6 months कहां से शुरू होंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ मेजोरिटी। दैट मीन्स जैसे ये मेजर हो गया इसके 6 महीने के अंदर अंदर। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये जो 6 months हैं, शायद हम डेट ऑफ मेजोरिटी से स्टार्ट करें, या फिर हुआ क्या, लेट्स सपोज 16 ईयर्स, 18 ईयर्स का इधर हुआ। हमने 6 months इधर से स्टार्ट नहीं करे, 18 months से, 18 ईयर्स से। दैट मीन्स फ्रॉम द डेट ऑफ मेजोरिटी हमने 6 months स्टार्ट नहीं करे, क्योंकि हमने अभी तो क्या बोला कि उसको अपनी ऑप्शन जो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उसको ये बताना पड़ेगा कि वो फर्दर कंटिन्यू करना चाहता है। हमने ये ऑप्शन क्यों दी है? नाउ ही इज व्हाट, मेजर। ही कैन थिंक अबाउट हिज इंटरेस्ट, ही कैन थिंक अबाउट हिज बेनिफिट, ही कैन टेक हिज ओन डिसीजंस। दैट इज वाई हमने क्या कर दिया, उसको एक ऑप्शन दे दिया कि भाई 18 साल के हो गए आप मेजर हो गए हो, तो आपको विद इन 6 months, और ये 6 months स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, दैट इज फ्रॉम दिस 18 ईयर्स। जिस दिन से मेजर हुए उसके 6 महीने तक आपको बिटवीन दिस एक ऑप्शन एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वेदर यू वांट टू कंटिन्यू एज अ पार्टनर और नॉट। कई बार ऐसा होता है जब आप 18 साल के हो जाते हो तब तक आपको पता ही नहीं होता भाई आप पार्टनर भी हो किसी, मतलब कि आप बेनिफिट भी ले रहे हो किसी पार्टनरशिप फर्म में, आप एक बेनिफिशियरी हो। लेट सपोज कर लो आपको नॉलेज इधर आई, फर्स्ट टाइम आपको इधर पता चला, सो ये 6 महीने कहां से स्टार्ट होंगे, 18 साल से स्टार्ट होंगे जब आप मेजर हुए हो। आंसर इज नो, फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज। इधर 6 months, इसके बीच बीच में आपने क्या करना है, ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है। इधर इसके बीच बीच में आपने क्या करना है, ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है। सो हमने क्या बोल दिया, हमने क्या रूल पढ़ा कि भाई जब एक माइनर 18 ईयर्स का हो जाता है, मेजर हो जाता है, तो हम उसको एक ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन टू डिसाइड। और ये 18 साल पे ये ऑप्शन क्यों मिली? बिकॉज नाउ ही इज मेजर, ही कैन थिंक द बेस्ट ऑफ हिज सेल्फ, कि उसके लिए क्या बेस्ट है, वेदर ही वॉन्ट टू कंटिन्यू एज अ पार्टनर नॉट।
ये जो 6 महीने कब से स्टार्ट हो सकते हैं? 18 साल से, अगर उसको पहले से नॉलेज है। अगर 18 साल हो चुके हैं बट उसको नॉलेज ही नहीं है, भाई वो बेनिफिशियरी एक फर्म में, उसको बेनिफिट मिल रहे हैं, तो फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज। जो ये वाला पॉइंट है ना, ये एक चीज इंडिकेट कर रहा है क्या? जब हम माइनर को इंक्लूड कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं बेनिफिट के लिए, क्या उसको इस चीज का नोटिस देना जरूरी है? आंसर इज नो, नो नोटिस। तभी तो उसको नॉलेज नहीं है। तभी तो हम बोल रहे हैं कि हम 6 मंथ्स या 18 साल से शुरू ना कर या 6 मंथ्स कहां से शुरू कर रहे हैं? फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज। सो याद रख लेना, when a firm is admitting a minor as a beneficiary, then no notice need to be given to that minor। अगर नोटिस दे भी दिया तो उसकी कोई वैल्यू है? आंसर इज नो, वो तो माइनर, वो समझ ही नहीं पाएगा है क्या। सो नोटिस दिया या ना दिया, बात तो एक ही है। सो क्या नोटिस देना जरूरी है? आंसर इज नो, नोटिस देना जरूरी नहीं है। अगर नोटिस दे भी दिया तो इट हैज नो वैल्यू, because minor is not able to understand what is written in the notice। Let's suppose को अगर मैं कह रहा हूं कि आपने नोटिस दिया गार्डियन को, आप कैसे इंश्योर करोगे कि गार्डियन ने उसको बताया? कल को अगर ये 18 साल का हो जाएगा, कहेगा ही इज नो वन, ही इज नॉट माई गार्डियन देन। सो दैट इज वाई नोटिस टू द गार्डियन और नोटिस टू द माइनर is no notice, is of no value। That is why हम ये बोलते हैं कि नोटिस देना जरूरी नहीं है। अगर नोटिस देना जरूरी नहीं है और लेट सपोज को नोटिस नहीं दिया, तो मुझे बताइए उसको नॉलेज होगी? आंसर इज नो। एंड लेट सपोज को 18 साल का जब हुआ उसको नॉलेज नहीं थी, नॉलेज उसके बाद आई, तो अब 6 महीने कहां से शुरू होंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज। क्लियर है? सो हमें एक बात पता चली है कि भाई जब माइनर को आप एडमिट करते हो फॉर द बेनिफिट इन द फर्म, अ नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू हिम और टू हिज गार्डियन। इफ अ नोटिस इज गिवन then it is of no value because he is a minor, he cannot understand what is written in the notice। Clear? समझ आ गया? Any doubt? देखते हैं एक बारी क्लॉज 5 पढ़ के क्या कर रहे हैं। At any time within 6 months, underline कर लेना 6 months को। At any time within 6 months of his attaining majority or of his obtaining knowledge, ये 6 months कहाँ से आ रहे हैं? From attaining majority or from obtaining his knowledge that he had been admitted to the benefits of the partnership, whichever date is later, underline कर लेना whichever date is later। That means जो बाद वाली डेट है हमने उससे, अगर 18 साल इधर हो जाए, नॉलेज इधर आ रही है, तो बाद वाली डेट से हमने क्या कर रहे हैं? 6 months स्टार्ट कर रहे हैं। whichever date is later, such person may give public notice, अंडरलाइन कर लेना public notice, that he has elected to become or that he has elected not to become a partner in the firm, and such notice shall determine his position as regards the firm। That means 6 months के अंदर अंदर उसको चाहिए वाली सिचुएशन है, चाहिए वाली सिचुएशन है, 6 months के अंदर अंदर उसको अपनी ऑप्शन डिसाइड करनी पड़ेगी whether he wants to be a partner or not। और जो भी उसने डिसाइड करा yes or no, उसको इसके लिए क्या देना पड़ेगा? दूसरों को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, एंड उसके लिए वो क्या देगा? पब्लिक नोटिस। ये पब्लिक नोटिस कैसे देते हैं? ये कहाँ पे लिखा हुआ है? 72 में लिखा हुआ है। ये पब्लिक नोटिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जब रिटायर्ड पार्टनर कर रहा था तब भी पब्लिक नोटिस देना था, जब एक्सपेल्ड पार्टनर कर रहा था तब भी पब्लिक नोटिस देना था। जितने भी पब्लिक नोटिस की हम बात कर रहे हैं इधर, चाहे एक रिटायर्ड पार्टनर दे रहा है आफ्टर रिटायरमेंट, चाहे एक्सपेल्ड पार्टनर दे रहा है आफ्टर एक्सपल्शन, चाहे एक माइनर दे रहा है आफ्टर मेजोरिटी, वो सारे के सारे पब्लिक नोटिस हम कौन से सेक्शन में दे रहे हैं? 72 में दे रहे हैं। उसका तरीका दिया हुआ है, भाई पब्लिक नोटिस कैसे दोगे? न्यूज़पेपर वगैरह में छपवाना पड़ता है और कुछ नहीं। क्लियर है? समझ आ गया? इसका जो प्रोवाइजो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या कहते हैं। प्रोवाइडेड एट इफ ही फेल्स टू गिव सच नोटिस, मतलब 6 महीने तक उसने कोई भी अपनी ऑप्शन डिसाइड नहीं करी, उसने कोई भी पब्लिक नोटिस का मतलब नहीं दिया। Provided that if he fails to give such notice, he shall become a partner in the firm on the expiry of the said 6 months। अगर उसने कोई भी अपनी ऑप्शन डिसाइड नहीं करी है तो 6 महीने के एक्सपायरी के बाद, अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है तो 6 महीने के एक्सपायरी के बाद
he will automatically become a partner. This is a kind of presumption. हम उसके कंडक्ट को देखकर, बिकॉज 6 महीने तक उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया, हम उसके कंडक्ट को देखकर ये मान लेते हैं कि he wants to be a partner in the firm. क्लियर है? समझ आ गया? इस चीज़ को फटाफट से नोट कर लीजिए प्लीज़, फिर आगे चलते हैं. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना मैंने, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 31. प्लीज़ फटाफट से इसको नोट करो. कलिए नोट, ध्यान दीजिएगा प्लीज. लेट्स सपोज करो ए और बी की इधर पार्टनरशिप फर्म थी. माइनर को इधर इंक्लूड किया गया. इधर जो पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो गई. जो माइनर है वो मेजर हुआ इधर 18 ईयर्स मेजर. अब क्या उसको वो ऑप्शन एक्सरसाइज करने की जरूरत है? लेट सपोज कर लो 6 मंथ्स इधर खत्म हो रहे हैं. क्या उसको इधर ऑप्शन एक्सरसाइज करने की जरूरत है? अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा क्या वो ऑटोमेटिकली पार्टनर बन जाएगा? क्वेश्चन इज दिस, फॉर्म डिसॉल्व कैसे हुई है? लेट सपोज कर लो बी की होगी डेथ या किसी और तरीके से डिसॉल्व हुई है, वट एवर रीजन इज. दैट मीन्स जब वो ऑप्शन एक्सरसाइज करने का टाइम आया तब फॉर्म एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी. क्या उसके बाद भी इसको बताना पड़ेगा कि 6 महीने के लिए, 6 महीने के अंदर अंदर कि भाई उसका क्या डिसीजन है? क्या उसके बाद वो ऑटोमेटिकली पार्टनर बन जाएगा? क्या ये लॉजिक समझ आ रहा है? आंसर इज नो, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. जब हम 30 क्लॉज 5 पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि यू हैव टू एक्सरसाइज योर ऑप्शन, बताना पड़ेगा भाई आप पार्टनर बनना चाहते हो कि नहीं बनना चाहते. 30 क्लॉज 5 कहीं ना कहीं एक तरह से प्रिज्यूम कर रहा है दैट पार्टनरशिप इज इन एग्जिस्टेंस. तभी तो वो आपको ऑप्शन के लिए बोल रहा है. अगर पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में ही नहीं होगी तो आपको ऑप्शन के लिए बोला जाएगा? आंसर इज नो. 30 क्लॉज 5 आपको ये बोल रहा है 6 महीने के अंदर अंदर आपने वो ऑप्शन डिसाइड करनी है. वो क्यों बोल रहा है? बिकॉज कहीं ना कहीं हम प्रिज्यूम करके चल रहे हैं पार्टनरशिप एक तरह से एग्जिस्टेंस में है, तभी तो वो आपको ऑप्शन के लिए बोल रहा है कि भाई आपका क्या डिसीजन है, बताइए हमें. अगर पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में ही नहीं होगी तो वो ऑप्शन डिसाइड करने का फायदा क्या होगा? एक्चुअली फैक्ट्स क्या हैं इस केस के? लेट्स सपोज करो जेड एक क्रेडिटर है. जब ये पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में थी ए और बी के अगेंस्ट उसने सूट फाइल करा फॉर द रिकवरी ऑफ लोन, बट इनके पास पैसे नहीं थे, वो हो चुके हैं इंसॉल्वेंट. पार्टनरशिप फर्म क्या हो चुकी है? डिसॉल्व्ड. दैट मीन्स इसको अपना पैसा मिला, नो रिकवरी.
इस पार्टनरशिप फर्म में एक माइनर एज अ बेनिफिशियरी था, उससे तो पैसा ले नहीं सकता क्योंकि वो तो पर्सनली लायबल है नहीं। अब कहते हैं जेड ने वेट करी और कहते हैं भाई 6 महीने निकल गए, इधर तक उसने वेट करी, 18 साल का हो गया, 6 महीने निकल गए, कहते हैं आपने कोई भी ऑप्शन डिसाइड नहीं करी, यू विल ऑटोमेटिकली बिकम अ पार्टनर, अब मेरे को पैसे दो। दैट मीन्स उसने सेकंड सूट फाइल करा उस मेजर के अगेंस्ट जो कि हो चुका है वो, और बोलता है इस लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि 30 क्लॉज 5 आपको बोलता है कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर आपकी ऑप्शन डिसाइड करनी है, अगर आपने वो ऑप्शन डिसाइड नहीं करी यू विल ऑटोमेटिकली बिकम अ पार्टनर। कोर्ट ने मना कर दिया, दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस। वाई? बिकॉज अंडर सेक्शन 30 क्लॉज 5 व्हेन अ माइनर इज आस्क्ड to exercise his option, when a major is asked to exercise his option, then we are presuming that the partnership is in existence. क्लियर है? केस का नाम लिख लीजिए प्लीज, जहाँ पे ये बोला गया था, दैट इज शिवा गौड़ा, शिवा गौड़ा वर्सेस चंद्रकांत। सुप्रीम कोर्ट। शिवा गौड़ा वर्सेस चंद्रकांत 1965 सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। दैट मीन्स इस केस में क्या रूल दिया गया, जब आपने वो ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है विद इन 6 मंथ्स, जब आपने ऑप्शन डिसाइड करनी है विद इन 6 मंथ्स, वो कब आपने ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है, कब आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है दैट यू हैव टू एक्सरसाइज योर ऑप्शन, दैट इज व्हेन द पार्टनरशिप इज इन एग्जिस्टेंस। इफ द केस इज द पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड ऑलरेडी बिफोर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, then you need not to exercise that option, because you for what thing you will exercise, you will say that you are the partner, because that is not in existence now. So there is no obligation upon the major that he has to tell whether he wants to become a partner or not, because फॉर्म ही नहीं रही है, पार्टनरशिप ही नहीं रही है, वो क्या बोलेगा कि मैं पार्टनर बनना चाहता हूँ कि नहीं बनना चाहता। इस केस में अगर 6 महीने निकल गए और उसने अपनी ऑप्शन डिसाइड नहीं करी तो वो ऑटोमेटिकली ही बिकम अ पार्टनर। आंसर इज नो, बिकॉज जो फाउंडेशन है, जो पार्टनरशिप है, वो ही नहीं रही। क्लियर है? समझ आ गया? फटाफट से इस चीज को नोट कर लीजिए प्लीज। कर लिया? ध्यान दीजिएगा प्लीज। हम बोल रहे हैं एक पार्टनर को, हम बोल रहे हैं एक माइनर को, जो कि क्या है, वो मेजर है, to exercise his option. Can this major be compelled to become or not to become a partner? मतलब उसने ऑप्शन अपनी डिसाइड करनी है विद इन 6 मंथ्स, ठीक है, टाइम दे दिया। अगर 6 महीने के अंदर अंदर अपनी ऑप्शन डिसाइड नहीं करो तो हम ये मान के चलेंगे दैट यू हैव एक्सरसाइज योर ऑप्शन इन अ वे दैट यू वांट टू बी अ पार्टनर इन द फर्म। बट वो 6 महीने के अंदर अंदर उसका डिसीजन क्या रहेगा, क्या वो बनना चाहता है पार्टनर, नहीं बनना चाहता, क्या हम किसी तरह से कंपल्शन कर सकते हैं उसके ऊपर? आंसर इज नो, देयर कैन नॉट बी एनी कंपल्शन। और ये 6 महीने का टाइम क्यों दिया गया? वाई 6 मंथ्स? ये 6 महीने का टाइम क्यों दिया गया? वाई 6 मंथ्स? ध्यान दीजिएगा प्लीज। जब हम ये 6 महीने का टाइम बोल रहे हैं, क्यों? ताकि जो वो मेजर है
वो फर्म की कहीं ना कहीं कंडीशन देख पाए कि अगर मैं पार्टनर बनता हूं क्या मेरे को अब फायदा होगा कि नहीं होगा। जब मैं पार्टनर बनूंगा क्या मेरे को फायदा होगा कि नहीं होगा, उसको बुक्स रीड करने के लिए, अकाउंट्स रीड करने के लिए, कहीं ना कहीं वो सारे डॉक्यूमेंट्स रीड करने के लिए, वो मार्केट पोजीशन देखने के लिए 6 मंथ्स चाहिए कि नहीं चाहिए? आंसर इज यस। दैट इज वाई हमने उसको 6 मंथ्स दिए हैं। दैट इज अ रीजनेबल पीरियड टू डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू विद द फर्म एज अ पार्टनर और नॉट। क्योंकि एक फर्क आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा प्लीज, क्योंकि एक फर्क आएगा अब, and it is very very important। जब एक मेजर, लेट्स सपोज कर लो, he opts to become a partner, वो पार्टनर बन गया। जब वो माइनर था तो उसकी लायबिलिटी कैसी थी? अनलिमिटेड की लिमिटेड? लिमिटेड, ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर बेनिफिट। बट अगर वो पार्टनर बन गया, लेट्स सपोज करो 6 महीने उसने रीड करी और अब वो पार्टनर बनना चाहते हैं, वो पार्टनर बन गया। अब जो उसकी लायबिलिटी होगी वो कैसी होगी? अनलिमिटेड, because he is now a partner। unlimited मतलब under section 25 he is jointly and severally liable। so उसके ऊपर कहीं ना कहीं लायबिलिटी आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है। अब वो पर्सनली भी लायबल हो जाएगा। इसके लिए क्या उसको 6 मंथ्स के लिए वो मार्केट प्लेस, क्या मार्केट वैल्यू है और क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा? आंसर इज यस। दैट इज वाई वी हैव गिवन दिस 6 मंथ्स। क्या हम उसको क्या कंपेल कर सकते हैं? आंसर इज नो, हम उसको कंपेल नहीं कर सकते क्योंकि उसको अपना प्रॉफिट और लॉस खुद सोचना है। क्या हम उसको बोल सकते हैं नहीं नहीं आप पार्टनर ना बनो? कंपेल कर सकते हैं? नहीं। क्लियर है? दूसरी बात, अगर मैं इसकी लायबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूं जो कि अनलिमिटेड है, वो कैसी होगी? रेट्रोस्पेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल इस चीज को नोट कर लो, फिर मैं दोबारा से बताता हूं आपको। फटाफट से इस चीज को नोट करो प्लीज। कर लिया कि हम उसको कंपेल नहीं कर सकते। और 6 महीने क्यों दिए? बिकॉज उसके ऊपर लायबिलिटी आ रही है। लायबिलिटी कैसी आ रही है? अनलिमिटेड आ रही है। और कहीं ना कहीं ये जो लायबिलिटी होगी फ्यूचर के लिए तो होगी, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा। अब उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। क्या जो पीछे एक्ट्स हैं उसके लिए भी अनलिमिटेड लायबिलिटी आ रही है? आंसर इज यस। क्योंकि जैसे ही आप ये मानते हो और ये अपनी एक्सरसाइज करते हो ऑप्शन की, यू वांट टू बी बिकम अ पार्टनर, देन आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और वो भी विद द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। कैसे? लेट्स सपोज करो ए और बी की इधर पार्टनरशिप चल रही है, इधर माइनर को इंक्लूड किया, क्लियर है? इधर कैसी लायबिलिटी है? लिमिटेड। जितनी भी लायबिलिटी पे कर रहे हैं अभी कौन कर रहा है? ए और बी। ये थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं अप टू हिज शेयर। इधर आपने बोल दिया मेजर हुए, यू वांट टू बिकम अ पार्टनर, कहते मैं पार्टनर बनना चाहता हूं। अब जो इसके बाद की लायबिलिटी होगी आपकी क्या होगी? अनलिमिटेड। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर लायबिलिटी। इस टाइम के लिए जब आपकी लायबिलिटी पहले तो क्या थी? लिमिटेड थी। अब आपकी लायबिलिटी कैसी हो जाएगी? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। सो जो पुराने एक्ट्स हैं उसके लिए भी क्या आप लायबल हो जाओगे? आंसर इज यस। फॉर द ओल्ड एक्ट ऑफ द फर्म यू विल बिकम लायबल, एंड आपकी लायबिलिटी क्या होगी इधर भी? अनलिमिटेड। सो दैट मीन्स आपका पार्टनर बनना कैसा इफेक्ट है? रेट्रोस्पेक्टिव। जिस दिन से आप एडमिट हुए हो उस दिन से आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी शुरू हो जाएगी। तभी हमने उसको कितने महीने दे दिए? 6 महीने।
भाई देख लो, सोच लो, उसके बाद डिसाइड करना। क्लियर है? समझ आ गया? ये कहाँ पे लिखा हुआ है? प्लीज टेक आउट क्लॉज 7 जब उसकी हम रेट्रोस्पेक्टिविटी के बारे में बात करें, रेट्रोस्पेक्टिव लायबिलिटी के बारे में बात करें। एक बार क्लॉज 7 पढ़ रहा हूँ मैं। वेयर सच पर्सन बिकम्स अ पार्टनर, सच पर्सन मतलब माइनर जो मेजर हो चुका है और उसने क्या डिसाइड करा है? दैट ही वांट्स टू बिकम अ पार्टनर। हिज राइट्स एंड लायबिलिटीज एज अ माइनर कंटिन्यू अप टू द डेट ऑन विच ही बिकम्स अ पार्टनर, बट ही बिकम्स पर्सनली लायबल, अंडरलाइन कर लेना, पर्सनली लायबल। he also becomes personally liable to third parties for all acts of the firm done since कब से personal liability होगी? Since he was admitted to the benefit of the firm. That means जब से उसको हमने beneficiary बनाया उस दिन से सारी की सारी liability अब continue रहेगी। फ्यूचर के लिए तो होगी अब, पिछले वाले एक्ट्स के लिए भी हो जाएगी। और कौन से डेट से? Since he was admitted as a beneficiary. कब हुआ था? पहले दिन से वो बेनिफिशियरी था। अब पहले ही दिन से हम कह सकते हैं कि उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। अगर वो बीच में कहीं बना होगा, इधर लेट्स सपोज कर लो, इधर कहीं ना कहीं वो एडमिट था, इधर हुआ है, तो इस दिन से फिर उसकी क्या होगी? अब अनलिमिटेड लायबिलिटी। ही इज नाउ पर्सनली लायबल। सो कहीं ना कहीं माइनर केस में जो लायबिलिटी आ रही है वो कैसी आ रही है? रेट्रोस्पेक्टिव आ रही है। आंसर इज यस। कहां पे लिखा हुआ है? सेक्शन 30 क्लॉज 7। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कहीं ना कहीं सेक्शन 30 क्लॉज 7 को आप क्या बोल सकते हो? एक्सेप्शन टू सेक्शन 25। प्लीज टेक आउट सेक्शन 25 एक बारी, सेक्शन 25 निकालिए प्लीज एक बारी, जिसमें हम किसकी बात करें? अनलिमिटेड लायबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। देखते हैं क्या कह रहे हैं सेक्शन 25। एवरी पार्टनर इज लायबल jointly with all the other partners and also severally for all acts of the firm done while he is a partner. Done while he is a partner को प्लीज अंडरलाइन करो। That means सेक्शन 25 क्या कह रहा है? सेक्शन 25 ये कह रहा है आपकी लायबिलिटी किस दिन से शुरू होगी? While he is a partner. That means let's suppose करो A और B इधर थे पार्टनर्स, C इधर इंक्लूड हुआ, इधर वो पार्टनर बना। इसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी कौन से दिन से शुरू होगी? जब वो पार्टनर बना, इधर 25 लगेगा। क्या इससे पहले इसकी इधर लायबिलिटी है? आंसर इज नो, कोई लायबिलिटी नहीं है। सो एक पार्टनर की क्या कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव लायबिलिटी आएगी? आंसर इज नो। उसकी लायबिलिटी शुरू कहां से हो रही है? अनलिमिटेड लायबिलिटी शुरू कहां से हो रही है? द डे व्हेन ही हैज बिकम अ पार्टनर। अब जितने भी एक्ट्स करेंगे इधर, अब उसकी लायबिलिटी होगी। जो सेक्शन 25 का ये प्रिंसिपल है उसकी एक एक्सेप्शन है। कौन सी? सेक्शन 30 क्लॉज 7। बिकॉज इधर जो माइनर की जो कि एक मेजर है ना, उसकी लायबिलिटी हम कैसे दे रहे हैं? रेट्रोस्पेक्टिव। जब वो पार्टनर नहीं था उन दिनों के लिए भी उसकी क्या आ रही है? लायबिलिटी आ रही है। किस दिन से आ रही है? जब हमने उसको एज अ बेनिफिशियरी एडमिट करा था। क्लियर है? समझ आ गया? एनी डाउट? प्लीज इस चीज को फटाफट से नोट कर लीजिए। हमने दो चीजें करी अभी कि भाई 6 महीने क्यों दिए गए, क्यों जरूरी है? बिकॉज जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड में कन्वर्ट हो रही है और वो भी रेट्रोस्पेक्टिविटी के साथ। जनरली ये रूल दूसरे पार्टनर्स के ऊपर अप्लाई होता है। आंसर इज नो। सेक्शन 25 में क्या लिखा हुआ है कि एक पार्टनर की लायबिलिटी कब से शुरू होगी? जिस दिन वो पार्टनर बना। बट माइनर के केस में कब से उसकी लायबिलिटी शुरू हो रही है? जब वो मेजर हो चुका है और वो डिसाइड करता है कि दैट ही वांट्स टू बिकम अ पार्टनर। दैट इज फ्रॉम द डेट, रेट्रोस्पेक्टिविटी फ्रॉम द डेट व्हेन ही हैज एडमिटेड एज अ बेनिफिशियरी। क्लियर है? समझ आ गया? प्लीज फटाफट से इस चीज को नोट करिए।
कर लिया नोट? समझ आ गया? ध्यान दीजिएगा प्लीज़। अब 18 साल के बाद उसको क्या कंपेल कर सकते हैं पार्टनर बनने के लिए या ना बनने के लिए? आंसर इज नो। लेट सपोज करो अब वो मेजर हो चुका है, ही वॉन्ट्स टू बिकम अ पार्टनर। Can other partners stop him? Answer is no. And that is the exception of section 31. Now 18 साल के बाद जब एक मेजर पार्टनर बनना चाहता है तो हम इसको बोल सकते हैं इनकमिंग पार्टनर, एक नया पार्टनर ऐड होने वाला है अब। और इनकमिंग पार्टनर दैट मीन्स एक नया पार्टनर कैसे ऐड होता है, वो कहां पे लिखा हुआ है? सेक्शन 31 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, क्या प्रोसीजर है इनकमिंग पार्टनर का? विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। दैट मीन्स अगर ए, बी और सी पार्टनर्स हैं और डी ने ऐड होना एज अ पार्टनर, तो हमें किसकी कंसेंट चाहिए होगी? कंसेंट ऑफ ऑल। इस केस में क्या कंसेंट चाहिए? आंसर इज नो। अगर कोई मना भी कर रहा है क्या उसका फर्क पड़ रहा है? आंसर इज नो, बिकॉज हमें पता है अब नो वन कैन स्टॉप हिम। सो जब एक माइनर मेजर हो जाता है, नाउ ही वॉन्ट्स टू बिकम अ पार्टनर इन द फर्म, दिस इज विद कंसेंट ऑफ ऑल और विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल? विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल, नाउ द अदर पार्टनर्स कैन नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम बिकमिंग अ पार्टनर। हम बोल सकते हैं जो ये प्रोविजन है सेक्शन 30 का, कहीं ना कहीं सेक्शन 31 की एक्सेप्शन है, क्योंकि जनरली इनकमिंग पार्टनर को क्या चाहिए होता है? कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स। बट हियर देयर इज नो कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। रादर अगर वो मना भी कर रहे हैं, वो डिनाई भी कर रहे हैं, तो भी हम उसको नहीं रोक पाएंगे। देखते हैं सेक्शन 31 क्या कह रहे हैं। सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स एंड टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 30। जो सेक्शन 31 है किसके सब्जेक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट टू ऑल द पार्टनर्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑल द पार्टनर्स एंड सब्जेक्ट टू सेक्शन 30। दैट मीन्स 31 किस पे नहीं लग रहा? 30 पे नहीं लग रहा। समझा चुका हूं क्यों नहीं लग रहा, एक्सेप्शन है। दोबारा पढ़ रहा हूं। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स एंड टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 30, नो पर्सन शैल बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्टनर इनटू द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अंडरलाइन कर लेना, विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। क्लियर है? समझ आ गया? आगे पढ़ते हैं क्लॉज 2। अगेन क्या लिख रहा है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 30। अंडरलाइन कर लेना, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 30, a person who is introduced as a partner into a firm does not thereby become liable for any act of the firm done before he has become a partner। कहते हैं कि ABC ने लेट्स सपोज को कंसेंट दे दी है, D आया, क्या D पुराने वाले एक्ट्स के लिए लायबल हो जाएगा? आंसर इज नो। उसकी लायबिलिटी जनरली कब से शुरू होगी? फ्रॉम द डेट। यही सेक्शन 25 में लिखा है, यही सेक्शन 31 के क्लॉज 2 में लिखा है। दैट इज इसकी जो लायबिलिटी होगी, नो रेट्रोस्पेक्टिव लायबिलिटी। बट ये भी सब्जेक्ट टू सेक्शन 30 है, क्योंकि सेक्शन 30 में जो माइनर जो मेजर है अब वो पार्टनर बन गया, उसकी जो लायबिलिटी आ रही है वो कैसी आ रही है? रेट्रोस्पेक्टिव, पिछले एक्ट्स के लिए भी आ रही है। सो 25 भी वो बोल रहा था फ्रॉम द डेट, जो लायबिलिटी आएगी फ्रॉम द डेट व्हेन यू आर बिकमिंग अ पार्टनर। 31 क्लॉज 2 भी बोल रहा है फ्रॉम द डेट व्हेन यू हैव बिकम अ पार्टनर। इन दोनों की क्या है? एक एक्सेप्शन है, दैट इज सेक्शन 30। माइनर के केस में कैसी आ रही है वो? रेट्रोस्पेक्टिव। दूसरी बात, माइनर
को अगर पार्टनर बनना है क्या दूसरों की कंसेंट चाहिए? आंसर इज नो. दैट इज अगेन द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 31 दैट माइनर need not to take the consent of all the partners. The other partners now cannot stop him. क्लियर है? क्लियर है? तभी हम बोलते हैं जब माइनर को एज अ बेनिफिशियरी आप चूज कर रहे हो, जब माइनर को एज अ बेनिफिशियरी आप चूज कर रहे हो, तो you have to be very very careful because in future you cannot stop him from becoming a partner. Then it will become an asset for you, maybe an asset, बहुत फायदा पहुंचा है फ्यूचर में पार्टनर बन के, और may create a nuisance. Because अगर वो फर्म के लिए अच्छा नहीं है, क्या आप उसको रोक सकते हो? आंसर इज रोक नहीं सकते आप. क्लियर है? समझ आ गया? एनी डाउट? इस चीज को फटाफट से नोट कर लीजिए प्लीज. इस चीज को फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं. कर लिए नोट? ध्यान दीजिएगा प्लीज. अब दैट मीन्स कि मैं एक कंक्लूजन में पहुंच सकता हूं. इधर ए बी सी हैं, इधर इनके साथ एक माइनर भी है. क्लियर है? इनके साथ एक माइनर भी है. अगर ए बी सी चाहें जब तक वो माइनर लेट्स सपोज लो वो मेजर इधर होगा, मेजोरिटी के बाद विदिन 6 months अब उसकी ऑप्शन है, कैन यू स्टॉप हिम? यू कैन नॉट स्टॉप हिम. बट जब वो माइनर है, क्या अपना रिलेशनशिप उससे रिसाइन कर सकते हो? आंसर इज यस. इधर रिसीशन हो सकता है, और मैंने अभी एक सेक्शन बताया था, सेक्शन 62 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सो 18 साल से पहले आपके पास एक ऑप्शन है कि उसको हटाना है तो अभी हटा दो. बट जैसे ही वो 18 साल का हो गया और उसके पास अब ऑप्शन आ गई है, देन उसके बाद अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज करता है दैट ही वांट्स टू बिकम अ पार्टनर, देन आप उसको नहीं रोक सकते. क्लियर है? समझ आ गया? एनी डाउट? नाउ ध्यान दीजिएगा प्लीज. सेक्शन 30 क्लॉज 7 और सेक्शन 30 क्लॉज 8. सेक्शन 30 क्लॉज 7 में वो अपनी कैसी ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा है? ही इज ऑप्टिंग टू बिकम अ पार्टनर. सेक्शन 30 क्लॉज 8 में वो कैसी ऑप्शन अपनी एक्सरसाइज कर रहा है? ही इज ऑप्टिंग नॉट टू बिकम अ पार्टनर. ये हम कर चुके हैं. व्हेन ही ऑप्ट टू बिकम अ पार्टनर, दो उसकी जो लायबिलिटी है वो कैसी रहेगी? अनलिमिटेड. और कैसी होगी? रेट्रोस्पेक्टिव. इस केस में उसके बेनिफिट कैसे होंगे?
सेम जैसे कि उसको कैसे मिल रहे थे एज अ माइनर। अगर उसको 100 रुपये मिल रहा था 100 रुपये मिलता रहेगा। क्लियर है? अगर ही इज ऑप्टिंग नॉट टू बिकम अ पार्टनर देन फ्यूचर में उसकी कोई ऐसा जब कोई लायबिलिटी है, नो लायबिलिटी, ना ही रेट्रोस्पेक्टिव ना ही फ्यूचर की। क्या उसको बेनिफिट मिलेंगे? आंसर इज यस। अब बेनिफिट मिलेगा कब तक? जब तक उसने वो ऑप्शन डिसाइड करी है। उस ऑप्शन में जैसे ही उसने बोल दिया है कि ही डोंट वांट टू बिकम अ पार्टनर, देन उसके उसी टाइम वो बेनिफिट भी खत्म हो जाएंगे। क्लियर है? दैट मीन समझने का तरीका ये है ए बी, इधर ये माइनर, मेजर इधर हुआ। लेट्स सपोज उसको पहले से ही नॉलेज थी विद इन 6 months, दैट मीन्स लेट्स सपोज कर लो जो 6 months है वो इधर कंप्लीट हो रहे हैं। उसने इधर अपनी ऑप्शन एक्सरसाइज करी है, नॉट बिकमिंग अ पार्टनर। दैट इज 4 महीने बाद। तो उसके कोई लायबिलिटी बनेगी अब? आंसर इज नो, बिकॉज वो तो पार्टनर ही नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा इसका? आंसर इज नो। क्या फ्यूचर में कोई लायबिलिटी आएगी? आंसर इज नो, बिकॉज उसने क्या ऑप्ट करा, ही डोंट वांट टू बिकम अ पार्टनर। बट ये 4 महीने तक भी उसको क्या बेनिफिट मिलता रहेगा? आंसर इज यस। ये बेनिफिट उसका खत्म कब होगा? जब उसने इस दिन ये बोला कि ही डज नॉट वांट टू बिकम अ पार्टनर। सो उतने पीरियड तक भी आपको, वो जो 6 महीने का पीरियड है, उतने पीरियड तक के कुछ टाइम तक भी जब तक आप अपनी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करते तब तक आपको क्या मिलता रहेगा? बेनिफिट। क्लियर है? यही 30 क्लॉज 7 और 30 क्लॉज 8 में लिखा हुआ है। क्लियर? इस चीज को प्लीज फटाफट से नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? एक याद रख लेना, अब हमने ये बोला था कि भाई जब वो मेजर हो गया है तो हम उसको क्या कर सकते हैं? रोक नहीं सकते। ही कैन बिकम अ पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसके पास ऑप्शन है टू बिकम अ पार्टनर। दैट इज वाई माइनर को आप एक और नाम से जानते हो, दैट इज पोटेंशियल पार्टनर। पोटेंशियल पार्टनर दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसके पास इन फ्यूचर ऑप्शन आ सकती है टू बिकम अ पार्टनर एंड दैट ही कैन एक्सरसाइज विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। सो याद रख लेना, हम माइनर को क्या बोल सकते हैं? पोटेंशियल पार्टनर। उसके पास ये पोटेंशियल आएगा कब? जब वो 18 साल का हो जाएगा। क्लियर है? समझ आ गया? क्लॉज 6 रहेगा, इसका क्लॉज 6 कुछ भी नहीं है। वैसे सुन लो, हम बोलते हैं जो 6 महीने हैं वो कब से स्टार्ट हो सकते हैं? फ्रॉम द डेट ऑफ दैट इज मेजोरिटी, 18 साल। बट ज़रूरी नहीं है 18 साल से ही 6 महीने शुरू होंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको नॉलेज ना हो। तो ये 6 महीने कहाँ से शुरू हो रहे हैं? कहीं ना कहीं फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज। अब ये किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है? ये बोलना कि मेरे को नॉलेज नहीं थी और मेरे 6 महीने जैसे स्टार्ट हो रहे हैं, दैट इज द बर्डन ऑफ प्रूफ अपॉन द मेजर, जिसने अपनी ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि वही अब बोलेगा कि भाई मेरे को तो नॉलेज ही नहीं थी। अब जो कोई चीज़ क्लेम करता है, जनरल रूल क्या है? व्हेन यू आर सेइंग समथिंग बिफोर द कोर्ट दैट दिस थिंग इज इन एग्जिस्टेंस,
that this thing happens, now the burden is proof is upon that person. Now if the major is saying that he does not have the knowledge, उसको आज से नॉलेज हुई है तो आज से मेरे 6 महीने स्टार्ट होंगे, then it does not have the knowledge, the burden of proof of this fact is upon the major. Clear? समझ आ गया? Any doubt? Now देखते हैं क्लॉज 6 क्या कह रहे हैं. When any person has been admitted as a minor to the benefits of the partnership in a firm, the burden of proving of the fact, underline कर लेना, burden of proving, the burden of proving the fact that such person had no knowledge of such admission until a particular date after the expiry of 6 months of his attaining majority shall lie on the person asserting the fact. Underline कर लेना, shall lie on the person asserting the fact, shall lie on the person asserting the fact. कैसे बोल रहे हैं हम इसको? ध्यान दीजिएगा प्लीज. लेट्स सपोज को ए और बी की इधर बात कर रहे हैं. इधर उनके साथ एक माइनर भी है, इधर वो मेजर हो गया, इधर मेजोरिटी से हमने 6 मंथ्स काउंट करे और 6 मंथ्स इधर एक्सपायर हो गए. 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपने अगर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करी तो 6 मंथ्स के बाद यू ऑटोमेटिकली बिकम अ पार्टनर. जब ऑटोमेटिकली पार्टनर बन जाओगे, जो आपकी लाइबिलिटी होगी वो क्रिएट हो जाएगी पर्सनली लाइबल, एंड कहीं ना कहीं रेट्रोस्पेक्टिव भी हो जाएगी, पुराने एक्ट्स के लिए भी हो जाएगी. अब ये जो मेजर है ये बोल रहा है कि भाई मेरे को तो नॉलेज ही नहीं थी, मैं कैसे अपनी ऑप्शन एक्सरसाइज करता. मेरे को तो जो नॉलेज आई है, लेट सपोज कर लो, वो कह रहा है कि मेरे को नॉलेज ही अभी पता चला जब उसको नोटिस आने शुरू हो गए वो लाइबिलिटी के. कहता है क्योंकि मेरे को अब नॉलेज इधर आई है तो मेरे जो 6 महीने शुरू होते हैं वो अब शुरू होते हैं. अगर उसके पास ये 6 महीने हैं तो अब ये बोल सकता है कि आई डोंट वांट टू बिकम अ पार्टनर. आंसर इज यस. अब उसके ऊपर क्या रेट्रोस्पेक्टिव लायबिलिटी आएगी? आंसर इज नो. अब ये चीज प्रूव करना कि उसके पास नॉलेज नहीं थी और उसको आज से नॉलेज आई है, दैट इज अपॉन द मेजर. ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? उसी मेजर पर्सन के ऊपर है. कहां पे लिखा हुआ है? सेक्शन 30 क्लॉज 6. क्लियर है? इस चीज को प्लीज एक बार नोट कर लेना. कर लिया नोट? हमने पूरा का पूरा जो माइनर का एज अ बेनिफिशियरी और कब वो पार्टनर बन सकते हैं सारा का सारा टॉपिक कवर कर लिया है. इसको प्लीज़ एक बार रिवाइज कर लेना. दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.